अरविंद को तो मैं पहले से जानता था। मैंने उनको कहा तेरा फेस देख के कोई पब्लिक मूवमेंट बनने नहीं वाली। पॉलिटिक्स एक्सट्रीम पॉवर्टी है। मोदी जी नेशनल इलेक्शन जीते और राज्य के बाद राज्य जीत रहे थे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्हें चैलेंज किया कि आपका अश्वमेघ का घोड़ा है वो मैं दिल्ली में रोकूंगा। और फिर हम लोग 16,000 कार्यकर्ता को लेके दिल्ली पहुंचे और जिस प्रकार से 18-20 घंटा कैंपेन किया तो दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट मिले और पूरे देश को ऐसा लगने लगा कुछ नया होने वाला है। बट बहुत दुख की बात है कि उसके बाद पावर ओवर प्रिंसिपल, सत्ता ओवर सिद्धांत, सत्ता में रहने के लिए भ्रष्टाचार, कास्ट, मसल पावर, ये सबका उपयोग शुरू हो गया। फिर मोदी जी के वहां से फोन आया कि आप आ जाओ, मैं नेशनल बॉडी में ले लेंगे। पॉलिटिक्स है बहुत गंदा। मैंने केजरीवाल को बहुत नजदीक से देखा। पावर बहुत सर पे चढ़ता है, मेक यू बिहेव इन अ वे। रमन महर्षि जी कहते थे यही तो सवाल को ढूंढो कि हु एम आई। कहीं से कुछ सीख लो, लेकिन जर्नी जिसको करनी है उसको खुद की जर्नी करनी है। तो मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा थी, तो मैंने सोचा मैं परली जाके अगर उसको बदल पाया तो मैं देश को बदल पाऊंगा। The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. बहुत सारे लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग सिस्टम के अंदर जाते हैं तो टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्या पॉलिटिक्स बदलती है या पॉलिटिक्स इंसान को बदल देती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत गहरी डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज के जो स्पेशल गेस्ट है वो मयंक गांधी, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे और आम आदमी पार्टी जब स्टार्ट हुई तो उसके फाउंडर मेंबर में से एक। आज अपने पॉडकास्ट में मयंक गांधी जी मौजूद है और आज हम लोग उनके साथ पॉलिटिक्स, करप्शन, राइट एक्ट, इंफॉर्मेशन, सोशल वर्क, इसके बारे में जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डायरेक्टली उनके साथ में डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं मयंक गांधी से। मयंक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल इश्यूज पॉडकास्ट चैनल पे। तो सबसे पहले तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? देखिए, मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था, तो कई डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मैं जाता था, उनकी संस्कृति देखता था, उनकी सारी रहन सहन सब कुछ देखता था। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ये विश्व जिस प्रकार से चल रहा है वो ठीक नहीं है। यानी कॉम्पिटिटिव, तुम्हारा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारी पुस्तक बेटर, मेरी पुस्तक बेटर, तुम्हारा मैसेंजर बेटर, मेरा। मैं बोला इस तरह से विश्व थोड़ी चल सकता है। विश्व शुड वर्क ऑन नॉलेज, ऑन वैलिडेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग और एक दूसरे के साथ कनेक्टेडनेस। ये चीज के ऊपर ये वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। तो मैंने सोचा ये वर्ल्ड व्यू अगर वर्ल्ड को बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। और ये वर्ल्ड व्यू को अगर मैं ले आना चाहता हूँ तो ये किस किस जगह ये वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियस है कि इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड व्यू एक प्रकार से पॉसिबल है। लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, गरीबी थी, इनइक्वालिटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लगा कि मुझे इंडिया को पहले बदलना चाहिए, क्योंकि इंडिया बात तो किसकी सुनते हैं, जो पावरफुल होता है। और इंडिया पावर उसका कम हो गया है। यानी 1722 में जब हम सोने की चिड़िया थे तब 33% वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे पास थी, 30% ग्लोबल ट्रांजैक्शन हम करते थे, और आज हम 3.25% बचे हैं ग्लोबल इकोनॉमी, और 0.8% ग्लोबल ट्रेड हमारे पास है। तो हमारी रेलिवेंस जो विश्व में है वो काफ़ी कम हो गई है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया डूब जाए ना तो बाकी का विश्व ऐसा शोल्डर श्रक करके बोला ओ इट वाज अ गुड कंट्री। हम लोग इतने इरेलीवेंट हो गए। तो रेलिवेंट कैसे करें इंडिया को, ये सोच के मैंने अपना सब वाइंड अप करके मैं इंडिया वापस आ गया। फिर सोचा कि ये डेमोक्रेसी है, तो अगर गरीब से गरीब आदमी जो है उसकी तरफ, उसकी फेवर में अगर पॉलिसी बनती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, तो शायद ये देश बदल सकता है। ये सोच के मैंने अन्ना जी के साथ, अन्ना हजारे के साथ मिलके
माहिती का अधिकार और बहुत सारे कानून बनाए, पास भी हुए, और शायद इंडिपेंडेंस के बाद इतने पावरफुल कानून कभी बने नहीं थे। तो ये सब होने के बाद ये लगने लगा कि ये जो कानून है ना, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, ये सब अपनी लाला लैंड में है, इसको गरीब के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचा गरीब की जिंदगी से किसको लेना देना है, किस चीज से लेना देना है, हाउ डू यू चेंज द लाइव्स ऑफ द पुअर। तो उसको अगर कोई टच करता है तो एक सरकार करती है, लेकिन सरकार वॉजंट फंक्शनिंग वेल। तो मुझे लगा कि ये सरकार को प्रेशर करें और सरकार को ठीक से चलाएं, ये कर सकते हैं क्या। तो फिर मैंने, अन्ना जी ने और केजरीवाल ने और हम लोग सब ने मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू की। तो अरविंद को तो मैं पहले से जानता था, केजरीवाल को। हम एक फंक्शन में मिले, उन्होंने कहा कि ये करने जा रहे हैं। मैंने उनको कहा तेरा फेस देख के कोई पब्लिक मूवमेंट बनने नहीं वाली, तो क्या करें। बोला अन्ना जी को ले आओ एज अ फेस, एज अ मास्क। और फिर वो अन्ना जी को मिले और उसके बाद एवरीथिंग इज हिस्ट्री। और काफ़ी कॉन्शियसनेस लोगों का जागरूक हुआ, लोगों के अंदर बहुत सारा एनर्जी आया, देश भी कुछ ना कुछ होगा ऐसे लगने लगा। लेकिन लास्ट में वो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ऐसे हाथ मार के देश को बेवकूफ़ बना गई। फिर सोचा कि ये देश सिर्फ उनका थोड़ी है, देश तो अपना भी है ना। अगर वो सिस्टम में रह के नहीं बदल सकते हैं तो हमें सिस्टम में जाना चाहिए। ये सोच के बाद ऐसे मेरे सिग्नेचर से हमने आम आदमी पार्टी बनाई। यानी वो टेक्निकलिटी थी, और भी लोग थे। और आम आदमी पार्टी बनने के बाद बहुत कुछ हुआ। जानते हो कि 2014 में मोदी जी नेशनल इलेक्शन जीते और राज्य के बाद राज्य जीत रहे थे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्हें चैलेंज किया कि आपका अश्वमेघ का घोड़ा है वो मैं दिल्ली में रोकूंगा। और फिर हम लोग 16,000 कार्यकर्ता को लेके दिल्ली पहुंचे, और जिस प्रकार से 18-20 घंटा कैंपेन किया है, तो दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट्स मिले। और पूरे देश को ऐसा लगने लगा अब कुछ नया होने वाला है, अब ये देश बदलने वाला है। बट बहुत दुख की बात है कि उसके बाद केजरीवाल ने ये सोचा कि मैं पावर को परस्यू करूंगा, मैं सत्ता को परस्यू करूंगा। तो पावर ओवर प्रिंसिपल, सत्ता ओवर सिद्धांत। और इस प्रकार ने उन्होंने पूरा इस देश को बदलने वाला जो मार्ग था वो मार्ग बदल दिया। और खुद के लिए खुद का पावर, खुद का सत्ता, और फिर सत्ता में रहने के लिए भ्रष्टाचार, सत्ता में रहने के लिए कास्ट, करप्शन, मसल पावर, ये सब का उपयोग शुरू हो गया। फिर मैं भी सोचने लगा कि मैं क्या इसके लायक हूँ क्या। कि मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स की एक अपनी जगह है, पर मुझे ऐसा लगने लगा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इसमें प्रॉस्पर नहीं कर पाऊंगा। जब देश को ज़रूरत थी तब तो मैं चले गया था, लेकिन अब लगा कि ये इसमें मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ओशो कहते थे कि जीवन में गरीबी भी है, अमीर भी है, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी है। और मुझे ऐसा लग रहा था पॉलिटिक्स एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रोज सुबह उठो, यहाँ इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, और 99.9% तुम्हारी लड़ाई अपनों अपनों से ही होती थी। बाहर वाले से तो लड़ाई होने का मौका भी नहीं मिलता था। तो बोला पूरा जिंदगी आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय लाइफ डूइंग दिस ऑल माय लाइफ। तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया, पब्लिकली रिजाइन किया। और फिर मोदी जी के वहाँ से फ़ोन आया कि आप आ जाओ, मैं नेशनल बॉडी में ले लेंगे। राहुल का खुद फ़ोन आया। मैंने कहा देखिए मेरे से कोई गलती हो गई तो चाटा मारना, लेकिन पॉलिटिक्स में मत बुलाना वापस। मैंने नज़दीक से देख लिया था और मैं उसके लायक नहीं था। ऐसा मैं पॉलिटिक्स खराब है ये सारी चाइल्डिश बात नहीं करूँगा, लेकिन हर एक की अपनी एक नेचर होता है, एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो वाली बात। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में पॉलिटिक्स होता, पॉलिटिक्स
ये जो गंदगी है, ये जो कीचड़ है, वो हर पार्टी में होता है। हम्म। और मेरे को कीचड़ में जाके कीचड़ से लड़ना, उसके मैं लायक नहीं था। तो यूथ के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? यूथ ने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अपने आप को पूछना चाहिए। कुछ यूथ हैं जो इस तरह की चीज के लिए वो बने हुए हैं, हम्म, तो उसमें जाना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स में कोई बुराई नहीं है। हम्म, कुछ लोग उसके लिए नहीं बने तो उसको फिर दूर रहना चाहिए। तो अपने आप झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर किस प्रकार का नेचर है। पर हम्म, पॉलिटिक्स है बहुत गंदा। हम्म, गंदा वर्ड पता नहीं राइट है कि नहीं, पर हाँ, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा करना किसी को पड़ता है गिरा जो कर ही आगे जा सकते हैं। कोई मॉरल, कोई वैल्यू, हम्म, कोई एथिक्स, हम्म, अगर तुम्हारे लिए उसका एक इम्पोर्टेंस है हम्म, कि मैं अपनी जिंदगी वैल्यू से जीऊंगा, एथिक्स से जीऊंगा, तो फिर पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। पर कुछ लोग बोले नहीं, मैं जाके पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं सत्ता लूंगा, मैं अच्छा करूंगा, तो फिर आप कीजिए, लेकिन बी रेडी कि आपको अपना मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स को जैसे डुबा देते हैं ना हम्म। सर पकड़ के, वैसे डुबा देना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने भी तो यही कहा था कि मतलब जो आम आदमी पार्टी का जो फेस था, मतलब हम लोग तो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे उस टाइम पे कि हाँ अभी देश बदलेगा। सच में ऐसा लगता था कि देश बदलेगा। नहीं, मैंने तो सब तो कुछ छोड़ सचमुच में उनकी सोच पहले से ऐसी थी, एक क्रांतिकारी, ऐसा या फिर वो सिर्फ एक दिखावा था? नहीं, ऐसा होता नहीं है कि उसने पूरा प्लान किया था कि पहले मैं हम्म, परिवर्तन करके एक एनजीओ करूंगा, हम्म, फिर स्लम्स में जाके काम करूंगा, फिर एक दिन मूवमेंट करूंगा, फिर उस दिन पार्टी करूंगा सत्ता में। ऐसा होता नहीं है रियलिटी राइट, में। हाँ, वो अंदर से वो नेचुरली आता है। मैंने मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 3 चीज पॉलिटिक्स से सीखा। हम्म, पहला चीज ये है कि दूर से जो दिखता है ना, वो नजदीक जाके जब देखते हैं तो अलग होता है। हम्म, और ऐसा नहीं कि अच्छा होता है बुरा होता है, ऐसा है कि वो खुद भी नहीं जानता है कि उसके अंदर कौन से इम्पल्सेस है हम्म, जो उसको वो बोलने को, करने को, उस पर आगे लेके जाने को देखता हम्म, है। दूसरा जो है कि वो जो कोई बातें करता है ना, मैं देश के लिए करता हूँ, हम्म, मैं गरीबों के लिए लड़ता हूँ, मैं भगवान के लिए करता हूँ, हम्म, इसमें सब वो भी आ गए। राइट, तो वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने इंटरनल हम्म, चैलेंजेस, इंटरनल इम्पल्सेस, इंटरनल एम्बिशंस के लिए काम करते हैं। हम्म, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक ग्रुप डायनामिक्स में काम करते हैं ना, हम्म, सब मिलके जब काम करते हैं, तो जो वर्स्ट आदमी होता है ना, सबसे लीचर्ड आदमी होता है ना, उसको सबसे ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। नहीं तो वो पूरा ग्रुप डायनामिक्स बिगाड़ देता है। राइट, तो आप ऐसे ऊपर जाने के बदले में आप ग्रुप डायनामिक्स में नीचे जाते हो। और मैंने किससे काम नहीं किया, सबसे काम किया। अब्दुल अब्दुल कलाम से लेके सीसी रविशंकर, फिर रामदेव, फिर अरुणा रॉय, फिर अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, ये सबसे काम करने के बाद मेरे को ये हो गया कि जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा, ओके। अब किसको फॉलो नहीं करूंगा। तो श्री श्री रविशंकर जी के साथ में क्या संबंध था आपका? नहीं, साथ में ऐसा काम काम करते थे, कैसे? मूवमेंट में थे, ओके। उनके वहाँ मैं जाता था। हम्म, लेकिन सबकी लिमिटेशन दिखने राइट। लगी थी मुझे। अच्छा ही सब में है, हम्म, ऐसा कोई बात नहीं है। पर क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके पीछे लग जाऊं, हम्म, वैसा मुझे दिखा नहीं। हम्म, और मैं ये, मेरा सर्च था कि कोई ऐसा मिल जाए हम्म, जिनके पीछे मैं उनके कदम पे चलूं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। आपने प्रिंसिपल्स की बात की, प्रिंसिपल्स जो है आपके, उसकी वजह से आप पॉलिटिक्स से बाहर आ गए। तो बहुत सारे लोग तो पावर के पीछे भागते हैं और वो बोलते हैं, सोचते हैं कि मतलब पावर अगर मिलती है तो फिर सब कुछ हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पास मौका नहीं मिला क्या? ऐसा मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। ऐसा बोलते और हैं। क्या हुआ ना, मैंने केजरीवाल को बहुत नज़दीक से देखा। हम्म, हम्म, वो मेरे घर में रहते थे, मुंबई आते थे, हम्म, मैं उनके साथ रहता था। और उसको जैसे बदलते देखा ना मैंने, हम्म, मुझे पावर से डर लगने लगा। हम्म, मुझे लगा इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है, हम्म, वो अगर पावर के चलते पूरा अपना लाइफ का पाथ ही चेंज कर देगा, हम्म, 180 डिग्रीज चले जाएगा, तो मैं तो इतना वीक आदमी हूं ना। हम्म, मैं मुझे मुझे पावर डाइजेस्ट करने की मेरे अंदर शायद शक्ति नहीं है। हम्म, तो इसलिए मैं हट गया। सबकी अपनी नेचर होती है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कोई पावर को अच्छा यूज, लेकिन पावर का अच्छा यूज करते हैं ऐसा देखा नहीं है किसको। हम्म,
पावर को यूज Misuse करते ज्यादा हैं। होता है। हाँ, ज्यादा या क्या, फिर अच्छा जब हम कौन लोग यूज करता है, या- ये भी 2-4 नाम बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता है। हम्म, पावर बहुत सर पे चढ़ता है एंड इट मेक्स यू बिहेव इन अ वे हम्म, विच इज नॉट गुड टू सी ऑल्सो। right। तो फिर हम लोग अहम ब्रह्मास्म में बोलते हैं, और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो मतलब भाषण में तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का यस भी होता है या सिर्फ भाषणबाजी होती है? देखिए, इसमें सबकी अपनी अपनी इंटरनल जर्नी होती है, हम्म, तो वो सब बोलना को छोड़ देते हम्म, हैं। पर ये तुम्हारा डे टू डे इतना विशियस, इतना इमोरल वर्क है हम्म, कि आप वो करते करते स्पिरिचुअल भी हो गए। हम्म, ये डिफिकल्ट टू बी, ये हम्म, एकदम तामसिक काम है, राजसिक काम है। हम्म, और आपको स्पिरिचुअलिटी करना है तो सात्विक बनना है। सात्विक रहना पड़ेगा। सत्व, खाने पीने, हम्म, बोलने, उचित बिहेवियर, अंदर की जो आपकी जर्नी है वो हम्म, सात्विक होती है। तो ये दोनों मैच नहीं कर सकते हैं। हम्म, और ये राजसिक होती है, बाहर की जर्नी होती है, इसको बोलना, इसको सुनना, इसके साथ करना, तो ये कहीं मैच नहीं होता है। हम्म, मैंने भी कुछ कोशिश की थी जब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आप में था, हम्म, कि मैं राजसिक एक्टिविटी बाहर करूं और अंदर सात्विक करूं, हम्म, और बहुत मुश्किल था। हम्म, मैं तो बड़ा साधक हूँ और मेरे लिए भी इतना मुश्किल था। हम्म, यानी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सका, कोई नहीं कर हम्म, सकते, लेकिन औरबिंदो ने थोड़े समय तक किया था। हम्म, ऐसे कुछ कुछ लोगों ने किया, गांधी जी ने कुछ अंश तक किया था, हम्म, लेकिन बहुत मुश्किल है। ओके। तो ये आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी रही, तो उसके लिए जो सात्विकता है उसकी वजह से शायद आपको बहुत सारा तकलीफ हुआ। तो अगर आपको जैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी है, अगर उसको समझना है, यूथ को स्पेसिफिक हम लोग यूथ की बात करेंगे, तो अगर उसको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, स्पिरिचुअलिटी को समझना है, तो आप क्या कह सकते हैं उसके लिए? नहीं है ऐसा कोई, मैंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जर्नी वरनी या मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई है। मैं तो एकदम एंजॉय करते करते मैंने हाँ। जीवन निकाला है। स्पिरिचुअलिटी, हमारे गुरु कहते थे कि आप लोग आंख खोल के पढ़ते हो, हम्म, मैं आंख बंद करके पढ़ता हूँ। तो वो अंदर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे रमन महर्षि जी कहते थे, यही तो सवाल को ढूंढो कि हु एम आई। हम्म, उसको ही ढूंढते ढूंढते आपको पूरा कुछ मिल जाएगा। हम्म, तो सबने अपने अपने मॉडल्स बताए हैं, आपको अपना मॉडल ढूंढना पड़ेगा। और किसको जाके फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो डिफरेंट है, हम्म, वो यूनिक है। हर ह्यूमन बीइंग यूनिक है। आपका फिंगरप्रिंट जैसे सेम नहीं होता है ना, हम्म, वैसे इंसान भी सेम नहीं होता है। हम्म, कहीं से कुछ सीख लो, लेकिन जर्नी जिसको करनी है उसको खुद की जर्नी करनी पड़ेगी, हम्म। और किसकी जर्नी के ऊपर चलने से कोई मतलब नहीं है। आपकी आध्यात्मिक लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज आप तो पहले बहुत नास्तिक थे, आपने ही बताया था कि आपके जो स्पॉस है वो मंदिर में जाते थे, तो आप अमिताभ बच्चन के यहाँ देखने के लिए जाते थे। तो ये एकदम शिफ्ट कैसे आ गया आपकी लाइफ में? ये सब ऊपर वाले के कृपा हुई, कुछ हम्म, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हम्म। कि जीवन ही पूरा पूर्ण बदल गया। तो हम लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं, बिकॉज हमारा जो ऑडियंस है स्पिरिचुअलिटी में, स्पेशली मेडिटेशन में, चक्रा पे थोड़ा सा हम्म, जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अनुभव हुआ एक दिन कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। हम्म, और क्योंकि इस फील्ड में नहीं था ना, हम्म, तो मुझे मालूम ही नहीं है ये सब क्या हुआ। लेकिन इंटेलेक्चुअली मैं ये सोचने लगा कि ये जो जो अंदर मेरे बॉडी में जो चल रहा है, हम्म, जो मूवमेंट चल रहा है, जिसके चलते जो एनर्जी है वो न्यूरल नर्व्स को एक्टिवेट कर रही है, पूरे बॉडी में फ्रिक्शन कर रही है, तो ये एग्जैक्टली क्या है? क्या ये रियल है कि एम आई प्लेइंग, इज माई माइंड प्लेइंग गेम्स? हम्म, तो ये एक प्रश्न मेरे माइंड में था। हम्म, और उस समय मैं ऑटोमेटिक मेडिटेशन में चले जाता था। हम्म, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ध्यान में ही बैठा रहता था। और मेरी वाइफ पिलोज रखती थी कि कभी गिरो तो हम्म, मुंह के बल नहीं गिरो। और उस मेडिटेशन जो ऑटोमेटिक हो रहे थे, उसके हम्म, अंदर बहुत सारे प्रश्न होते थे। 4 मेजर प्रश्न तो ये थे कि मैं कौन हूँ, हम्म, ये पूर्ण प्रकृति क्या है, हम्म, इस प्रकृति में मेरा क्या रोल है, और वो रोल को कैसे बेस्ट में निभाऊं। हम्म, जब शरीर लिया ही है,
तो एक सेकंड भी रुक तो सकते नहीं है एक्टिविटी से। श्वास चल रहा है, हार्ट चल रहा है, सब चल रहा है। अब उसको कैसे मैक्सिमाइज करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बेनिफिट हो। फिर उस लेवल के ऊपर सोचने लगा। तो ये जो भी फिर मेडिटेशन से विजन आए आपको, फिर अभी मुझे आगे कोई का जो भी। मेडिटेशन से विजन नहीं आया। ये एक प्रोसेस है, ओके। उसको कुंडलिनी जागृति कहते हैं। वो बहुत सालों, वो जन्मों तक करते हैं तब होता है। किसी को होता है, किसको नहीं होता है। मुझे ऑटोमेटिक हो गया, मैंने कोई मेडिटेशन या कोई भी प्रोसेस नहीं किया था। ओके। तो किसी ये को फॉलो भी कृपा नहीं ही हो किया गई, था। कुछ भी मैं मानता ही नहीं था किसको। लेकिन होने के बाद मैं फिर पढ़ने लगा। फिर मैं पढ़ने लगा ये सब जो हो रहा है ये ड्रामा है, नाटक है कि रियल है। और उसके बाद मैं पढ़ने लगा, अष्टावक्र गीता पढ़ने लगा, उपनिषद पढ़ने लगा, मनुस्मृति पढ़ने लगा कि ये इस पुस्तक में कुछ लिखा हुआ भी है कि मैं ही इमेजिन कर रहा हूँ। उसके बाद ये जितने ऋषि साधु संत जो बड़े बड़े हैं उनकी आत्मकथा पढ़ने लगा। फिर देखा उनको भी ऐसा ही हुआ है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो, और मैं बिलीफ में तो था नहीं, मुझे कुछ भगवान का कोई बिलीफ नहीं था। तो मैं बोला ये जो हो रहा है तो इसका कोई बेसिस तो होगा ना, और मटेरियल साइंस के साथ भी बेसिस होगा। तो फिर मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगा और ये समझने लगा कि मेरे बॉडी के अंदर जो हो रहा है, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो इमेजिनेशन हो रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो जिसको बोले हैं सिद्धियाँ हो रही है, इसका कोई बेसिस भी है क्या? ये सब माइंड ही गेम खेल रहा है। वहाँ से मुझे धीरे 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 सब समझने में, तब तक मेरी मेडिटेशन में मुझे आंसर्स भी मिलने लगे। ये चारों प्रश्न के आंसर मुझे मिलने लगे और बहुत लॉजिकल, बहुत सेंसिबल आंसर्स मिलने लगे। कहीं भी फेथ और बिलीफ को मैंने बीच में आने नहीं दिया कि भाई भगवान कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब में बीच में नहीं आए। मैंने सोचा हर चीज़ का एक रैशनल लॉजिकल आंसर जब तक नहीं मिलता था तब तक मैं उसको परस्यू करते रहता था। तो जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया तो वो डिज़ायर तो था कि मुझे देश बदलना है। फिर ये सोचा कि देश अगर बदलना है पूर्ण तरीके से तो कैसे बदला जाए। दुर्योधन और भीम 15 दिन से लड़ रहे थे और शायद आज तक लड़ते होते, लेकिन कृष्ण भगवान ने वो स्पॉट दिखाया कि इस स्पॉट पे मारोगे ना तो जीत सकते हो। मैंने सोचा इस देश को बदलना है तो वो स्पॉट कौन सा है, और बहुत इंटेलेक्चुअली सोचने के बाद मुझे ये लगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एट स्केल ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ाएंगे तो हम पावरफुल नहीं होंगे, हम पावरफुल नहीं होंगे तो विश्व अपनी बात सुनेगा नहीं। और इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो रूरल इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। सारे सोशल चैलेंजेस हैं, जो भी सोशल अनरेस्ट है, वो सब ज़्यादा करके रूरल से आ रहे हैं। वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है और आके अर्बन में वो ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अर्बन पॉवर्टी आ रही है। तो उसका सोर्स कहाँ से? सोर्स रूरल पॉवर्टी से है। और अगर रूरल पॉवर्टी को ठीक कर सके तो ये देश को हम ठीक कर पाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए वर्स्ट एरिया जो इंडिया में है। और मैंने सोचा बहुत, तो मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रही थी। मराठवाड़ा का वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो बीड है। और बीड का जो तालुके 2-3 बहुत खराब है। इंडिया का इरिगेटेड एवरेज 40% था, तो परली तालुका का 1.72 था। और वहाँ पे मर्डर होते थे, खून खराबी, आप तो जानते हो, लातूर से हो। तो मैंने सोचा मैं परली जाके अगर उसको बदल पाया तो मैं देश को बदल पाऊंगा। मुझे उस समय मराठी नहीं आती थी और मैंने कभी लगान पिक्चर छोड़ के गाँव नहीं देखा था। मैं अंग्रेज था, अंग्रेज यानी सिटी का बंदा था, इंटरनेशनल बंदा था। लोग गांव से शहर, शहर से वर्ल्ड जाते हैं, मैं रिवर्स जर्नी किया। और मैंने ये सोचा कि ये जो कैंपेन है, प्लान है, कि प्रोजेक्ट है, ये खुद के लिए होता है। मेरा प्लान, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा कैंपेन। सिर्फ आंदोलन के अंदर शक्ति है जो
मेरे से बाहर निकल के दूसरों का सोच सकते हैं, मनी मेकिंग के बियॉन्ड, हेडोनिज्म के बियॉन्ड सोच सकते हैं। लेकिन ये सोचा कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए, गांधी जी का आंदोलन या इमरजेंसी के विरुद्ध, मंदिर मंडल या लेटेस्ट अन्ना मूवमेंट, ये बहुत अच्छे से सोचे हुए नहीं थे। इट वाज लाइक आप बिल्डिंग गिराने जा रहे हो लेकिन आपके पास प्लान नहीं है नया बिल्डिंग का। उसके चलते बहुत सारे आंदोलन सक्सेस भी हुए, लेकिन उससे देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगा अगर मैं करूं तो ऐसा आंदोलन करूं जो नॉन कन्फ्रंटेशनल हो, डेवलपमेंट वाला हो, लोगों की जिंदगी बेहतर करने वाला हो। तो ये सोच के मैं चले गया परली वैजनाथ में। किसी को जानता नहीं था, भाषा आती नहीं थी, गांव क्या है ये समझ नहीं था, लेकिन एक पागलपन था। और वहाँ पे सूखा पड़ा था, पानी था नहीं, तो मैं 56 गांव में मैंने टैंकर द्वारा पानी दिया, क्राउड फंडिंग से पैसे लाए, और वहाँ पे जाके मैं गांव टू गांव घूमने लगा। और फिर उनकी लाइफ देख के मुझे ये लगने लगा 84 लाख योनि के बाद हमें यह शरीर मिला है, इसमें एक पल भी वेस्ट करने जैसा नहीं है। तो मैंने मुंबई का अपना घर बेच दिया और मैं पूरा तरीके से वहां चले गया, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो अंग्रेज था, मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, मैं उधर जाके ऐसा ऐसा फाइन ट्यूनिंग करूंगा और सब बदल जाएगा। पर वहां जाके समझ में आया कि मुझे पहले अनलर्न करना पड़ेगा। जो आता है उसको, चाय को फेंकेंगे तो नई चाय आएगी। तो उस चीज को मुझे करीब करीब 3 साल लग गए, नहीं 1.5 साल लग गया। 2016 में गया था, 2017 एंड तक, क्योंकि मैंने काम तो कर रहा था, 15 गांव चूज किए थे वहाँ पे, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्निंग। और वो कैसा एरिया था, 3-3.5 हजार रुपया मंथली इनकम थी। कुछ युवाओं ने दूध नहीं चखा था। 8 साल में 6 साल सूखा पड़ा था और लोग डिप्रेशन में थे। इट वॉज एज इफ दे वर लिविंग बिकॉज दे वर नॉट डेड। इस तरह की हालत थी और मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। मैं तो एकदम बड़ा आलिशान जीता था। तो वहाँ जाके मुझे लगा कि यहाँ पे मूवमेंट करें। 15 गांव चूज किए हैं, थोड़ा बहुत किया, उनको एजुकेशन दिया, ये दिया, आरओ प्लांट दिया, कंप्यूटर्स दिए, ई लर्निंग दिया, सब कुछ किया, पर मूवमेंट नहीं बन रहा था। पुरुष प्रधान एरिया था और बिना स्त्री और बिना म्यूजिक का मूवमेंट बन नहीं सकता है। मैं भी सोच रहा था क्या करूं। तो मुझे एक याद है कि 2017 में एक छोटा सा गांव था, रेवड़ी। टिपिकली मीटिंग कहाँ होती है? मंदिर के प्रमाइस में। और मैं वही टूटा फूटा मराठी में कुछ बोल रहा था और कोई मेरे ऊपर जोर से बोल रहा था। तो मैं इरिटेट हो गया। मैंने कहा कि एटलीस्ट यार दारू पी के मंदिर में तो मत आया करो। मीटिंग के बाद ये लगा ये बोलने की जरूरत नहीं थी, वो किसका भाई होगा, किसका चाचा होगा। लेकिन सरपंच ने बहुत सीरियसली ले लिया। वो 3-4 लोगों को लेके वहाँ जो दारू की दुकान थी वहाँ पे उस जमीन में हूच बनाते, उनको कहा मयंक भाई मुंबई से आ रहे हैं। उस समय मैं रोज टीवी पे आता था तो लोग जानते थे थोड़ा। 7 युवा मर चुके थे दारू का पी के, वो सिरोसिस ऑफ लिवर से। रात को सब रोड पे दारू पी के सोते थे। लेडीज ने दारू पीना शुरू कर दिया था, 10 साल के बच्चे पी रहे थे। बोले आप छोड़ क्यों नहीं देते दारू बेचना? वो दारू वाले को पता नहीं क्या हुआ, संध्या काल का समय था, उसने कहा मेरे पास 7 दिन का स्टॉक है, ये खत्म होते ही मैं बेचना बंद कर दूंगा। रात को सरपंच का फोन आया, तो मैं तो सीधा गांव पहुंच गया दूसरे दिन सुबह। और वो दारू वाले के मैंने दोनों पैर पकड़ के मैंने बोला, दादा तुमच्यामध्ये देव आलेले आहे, भगवान आए हैं तुम्हारे अंदर, अब घर कैसे चलाओगे? तो मैं तुम्हें 3 प्रेग्नेंट बकरी देता हूँ, आप गोट रियरिंग का बिजनेस कीजिए। तो उसने 7 दिन के बाद दारू बेचना बंद किया, मैंने 3 बकरी दिया। आपके सामने से ऑफर किया उसको? हाँ, उसने सब कुछ प्रोविजन नहीं 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 किया था नहीं, दारू नहीं, के बदले वो के लिए? बेचारा क्या करेगा फिर? हाँ, काम बंद करना तो इजी है, हाँ, हाँ, लेकिन उसको अल्टरनेटिव देना चाहिए। हाँ, हाँ, तो
फिर उसने 7 दिन के बाद बंद किया, मैंने 3 प्रेग्नेंट बकरी दी। फिर ये फॉर्मूला लेके पुलिस को लेके, ये जो 15 मेरे गांव थे उसमें गांव टू गांव रेड मारे, आदमी भाग जाता था, उनकी वाइफ का पैर पकड़ता था, माता जी मैं है तब तक तो दारू रुके, ये रेड रुकेगी नहीं। कितने दिन ऐसा जिंदगी जियोगे, आप बंद कीजिए दारू, मैं आपको 3 बकरी देता हूँ। और शाम को मशाल लेके हम लोग सब जाते थे, दारू बंदी जालिच पाइजे, और सारी लेडीज जो थी दारू की दुकान के बाहर मंजीरा लेके रामधुन करने लगी। तो 15 दिन में दारू बिकना बंद हो गया। पीने वाले हैं तो कुछ तो बाहर जाके भी पीते थे, बट हुआ यूँ कि वो जो लेडीज थी ना, वो लेडीज बोलने लगी कि हमारा भाई मुंबई से आया है, और फिर मूवमेंट शुरू हो गई। फिर हमको मन की शक्ति देना। आज अभी एक हमारी मीटिंग हुई, उसमें 55,000 लोग आए, जिसमें से 30,000 लेडीज थी। तो एक वहां पे बड़ा माहौल बन गया है, और इस पॉइंट ने उसको शुरू किया, ये स्पार्क था। फिर मैंने सोचा कि क्या दारू बंद करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उनको ट्रस्ट तो आ गया था मेरे ऊपर, और वो चाह रहे थे, कह रहे थे कि सर हम आपको ऊपर विश्वास करते हैं वगैरह। वो नई जगह है, मैं ना मराठी आता है ना कुछ आता है, मैं शहरी दिखता भी हूँ, मेरे कपड़े भी शहरी है, वो लोग सब समझते हैं। और बोलना पड़ता था मी एडा है, मैं पागल हूँ, इसलिए मैं घर छोड़ के आया हूँ। तो उनको धीरे धीरे विश्वास आने लगा। लेकिन खाली ये विश्वास से क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करें, उनकी लाइफ चेंज करने। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली उस समय 2018 में आमिर खान का, वो जो फिल्म स्टार है, उनका एक पानी फाउंडेशन है, उसका एक वाटर कप था कि जो गांव सबसे ज्यादा पानी स्टोर करता है ना, उसको कुछ 1 करोड़ 70 लाख 50 लाख ऐसे इनाम थे। तो हमारे सब 15 गांव ने पार्टिसिपेट किया। सुबह 5:30 बजे जाते थे, गांव में सबको बाहर निकालते थे और ताला मारते, कुलूप बंद कार्यक्रम। और मुंबई से लोग आते थे, वहाँ के हजारों लोगों को गमेला पावड़ा लेके बोला चलो काम करो। ऐसे धूप में 45 डेज के अंदर हम लोग ने 70 किलोमीटर नदी और उसका ओढ़ा बनाया, 162 फार्म पॉन्ड्स बनाए, 62 छोटे डैम, 5 बड़े डैम, ऐसे करके 222 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज किया। तो ये होने से लोगों के अंदर एक नई चेतना आ गई। आप समझते हो ना, का बाहर का जो है ये अंदर के चेंजेस को का मिरर है। तो अंदर चेंज होने लगे। फिर मुझे लगा कि पानी से क्या होगा। पानी चलो जिंदा रह सकता है, पी सकता है, लेकिन इसको कैसे यूज किया जाए। तब तक मैं स्टडी कर रहा था कि चाइना में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, इंडोनेशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर का, वो लो वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप में जाने से हुआ। और यहाँ पे कॉटन, सोया, हरभरा, ज्वारी, वो बहुत लो वैल्यू क्रॉप्स था। तो मैंने प्रोजेक्टर लिए, हमारी टीम तब तक बन चुकी थी, गांव टू गांव रोज रात को जाते थे, प्रोजेक्टर पे हम लोग दिखा देते कि भाई आप ये जो क्रॉप है इसको छोड़ दो, इसके बजाय आप फल के पेड़ लगाओ। 10-12 प्रकार के फल थे, केला, पपाया, आम, सब कुछ। तो पहले साल में 2019 में 11,87,000 फल के पेड़ लगाए हमने। फिर उसके बाद 2 साल तो कोविड के साल थे, उसके बावजूद 19 लाख और 78 लाख लगाए। 2022 में हमने 2 करोड़ 10 लाख लगाए, और लास्ट 6 साल में हम लोग 7 करोड़ फल के पेड़ लगा चुके हैं। और जो 15 गांव में शुरू किया था, अब हम 6,000 से ज़्यादा गांव में हैं। और पानी का काम जो हमने 222 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज किया था, अब हम 10,000 करोड़ लीटर के ऊपर पानी का स्टोरेज किए हैं। फिर सोच तो यही थी कि प्लांटेशन करने से किसानों की इनकम कैसे बढ़े। और हमने टारगेट ये लिया था कि कम से कम 1 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम हो जानी चाहिए। अब इतने सब किसान के पास हो गया, तो किसान आते थे, बात करते थे, बोलते थे कि भाई हमारी तो इनकम इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई। तो हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस को एंगेज किया कि आप स्टडी कीजिए पहले कितनी इनकम थी और अभी कितनी हुई। तो 8 महीने तक उनका सर्वे के बाद उनका रिपोर्ट आया
कि पहले 38,700 रुपया सालाना इनकम थी 1 एकड़ की, अब 393,000, यानी 10 गुना से ज़्यादा इनकम बढ़ गई। और ऐसा तो अनप्रेसिडेंटेड है, मुझे भी नहीं पता वर्ल्ड में कहीं पे कि गरीब एरिया जहाँ पे सुसाइड्स होते हैं वहाँ पे 10 गुना इनकम हो गई। सोचिए ना, आप लाख रुपया कमा रहे हो, अदर आपकी इनकम 10 लाख रुपया हो जाए हर महीने की, तो पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है। तो ये हुआ, और अभी भी हम लोग इस साल भी 2 करोड़ प्लांट लगा रहे हैं। तो फल के पेड़, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, इनकम बढ़ गई, पानी का खूब काम किया। इस साल हम लोग 108 किलोमीटर रुंदीकरण खोलीकरण कर रहे हैं नदी का, और एक शाफ्ट बना रहे हैं जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाए। तो जब ये हो रहा था तो पूरे देश से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जान पहचान बड़े बड़े लोग प्रेशर मारने लगे, भाई सिर्फ गरीबी उधर थोड़ी है, हमारे यहाँ भी गरीबी, आप यहाँ आके कार्य कीजिए। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरे देश में, हम लोग 6,000 गांव में हैं और भारत के अंदर 6,64,000 गांव है, तो हर जगह जा जा के काम करना ये मुमकिन नहीं था। तो हमें लगा कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, तो पूरे देश से किसान वहाँ पे आए और वहाँ ट्रेन हो जाए। तो हमने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। मैं गूगल देख रहा था, परली में ही ना, परली में ही, मैं गूगल में कल देख रहा था कि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ बन रहे हैं। तो पहला एम्स्टर्डम है, दूसरा इजराइल, और तीसरा हमारा सेंटर। गूगल ने कहा, वो कोई ऑथोरिटिव सोर्स नहीं है, इंडिया का नहीं एक बहुत ही सारे बना हैं, लेकिन गूगल का ये कहना था, पर बहुत अच्छा बना है, वर्ल्ड हम्म, क्लास बना हुआ है। तो लास्ट 16 महीने में 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ ट्रेन हो गए हैं। तो ये वाला मैं काम करता हूँ। और अभी इसको फिर कैसे देश भर में ले जाएं, क्योंकि हर जगह जाके काम नहीं कर सकते हैं, तो पॉलिसी कैसे बदल सकते हैं देश की। क्योंकि जो पॉलिसी के ऊपर मेरी नज़र है, वो पॉलिसी को गरीब से कोई लेना देना नहीं है, उसकी समझ भी नहीं है। तो फिर देवेंद्र जी को मिले, यहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मिले, मित्रा करके यहाँ का जो नीति आयोग है उनके साथ काम कर रहे हैं। फिर दिल्ली जाके नीति आयोग के साथ काम किए, फिर उनके जो मेंबर है एग्रीकल्चर के, वो हमारे यहाँ के 3 दिन रुक गए। उसके बाद जो भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान जी, उनको फिर हमने वहाँ बुलाया, तो वो आए थे हमारे यहाँ परली में, और 55,000 लोग आए थे उनको सुनने, और उनको हमने काफ़ी कुछ कहा। फिर उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया, फिर वहाँ की जो पॉलिसी उनके कैबिनेट सेक्रेटरी से मिल के, तो उनकी जो पॉलिसी एग्रीकल्चर की, उसके अंदर हम लोग ने कुछ सजेशंस दिए, उसमें से 2 सजेशन इस टाइम के बजट में भी आए। तो इस प्रकार से इस देश की पॉलिसी अगर चेंज कर सके, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, वर्स्ट एरिया सिलेक्ट करके वहाँ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना। दूसरा, ये जो सक्सेसफुल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है उसको पॉलिसी में ले जाना। और तीसरा, वो पॉलिसी को जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहाँ पे काम करना। अभी तक तीसरे तक पहुँचे नहीं, हम सेकंड के ऊपर अटके हुए हैं। तो ये जो अभी आपने बोला कि लैंड आप लेते हैं, तो ये लैंड जो है वो फार्मर का होता है क्या? और नहीं नहीं, प्लांटेशन हम इसमें लैंड कैसे बिल्कुल नहीं होगा? लेते। हाँ, हम तो ये फार्मर बेस्ट, को सिखाते हैं कि हाँ वो हाँ, अपने लैंड में क्या कर सके। अच्छा वो अपने वो लैंड में ही वो करेगा उनकी सब लैंड है, कुछ। मेरे को और क्या जो है। फिर ओनरशिप किसका होता है जो लैंड की? फार्मर का, मेरा सब कोई सब लेना उनका ही देना नहीं। होता है। मैं अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं रहता कुछ है? नहीं, खाली हमारा काम ओके। उसको सिखा के उसकी इनकम बढ़ाना है। तो फिर कैसे सरवाइव हो सकता है ये हम लोग सब? का ऐसी जितनी भी कॉरपोरेट्स हैं उनके CSR होते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है 3 साल का, ओके। उसका एवरेज इनकम प्रॉफिट का 2% उनको स्पेंड करना पड़ता है CSR में। तो इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सब मेरे को सपोर्ट करती है, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस, JSW, ओके। HDFC, अर्न्स्ट एंड यंग, जितनी भी है। तो मुझे ओके। मुझे फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो इनके फंडिंग से मैं वो चलता करता है हूँ। ऐसा। ओके। तो यूथ्स को अगर सोशल एक्टिविटीज में आना है तो आप क्या सलाह दोगे? आना चाहिए कि देखिए, नहीं? मैं हमेशा, मेरे को यूथ के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। हम्म, यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय भी मैं कहता था हम्म, स्टेज के ऊपर से, तो जो यूथ है ना, उसको हमारी जनरेशन कोसती है
क्या तुम्हारा कोई आइडल भी नहीं है, कोई फिल्म स्टार है नहीं तो कोई क्रिकेटर है। तो हमारे जनरेशन ने उसको कौन सा आइडल दिया? हमारे से बदतर कोई जनरेशन नहीं है। गांधी जी ऐसा, नेहरू ऐसा, इसको मारो गोली, इसका ये उसका वो। हम लोग ने कुछ प्रोडक्टिव करके अपने बच्चों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट ही नहीं किया। और आजकल के बच्चों को देख के मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन से तो ये मिलियन टाइम्स बेटर है। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब मैं लीड करता था, मैं ये कोशिश करता था कि जितने यूथ है वो आगे आए, हमारे जैसे जो है वो स्टेज के नीचे खड़े रहे और स्टेज के ऊपर यूथ आए। और आप जानते होंगे शायद कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में इतने यूथ लीडर्स तैयार हुए, इतने वुमेन लीडर तैयार हुए, क्योंकि एक कॉन्शियस कोशिश थी। और वो यूथ जो है ना, वो उसको मैं बोलता था, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस देश का? कोई बोलता था गरीबी है, कोई बोलता पॉपुलेशन है, कोई बोलता था पॉलिटिशियन है, कोई बोलता था एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई बोलता जुडिशरी है। और मैं कहता सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश में अगर कुछ है तो लीडरशिप है। न तो बिजनेस में, न तो अध्यात्म में, न तो पॉलिटिक्स में, न तो कहीं भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके। बताइए एक नाम। दूर दूर तक सोचे तो शायद रतन टाटा का नाम याद आएगा। तो हमारे लीडरशिप, हमारी जनरेशन उनको दी नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूं कि ये यूथ को लीडरशिप लेनी चाहिए। हमारे जनरेशन के ऊपर देखने की जरूरत नहीं। देख देख के किसको देखा? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को रियल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कोई लीडर थोड़ी है, वो सो एक जिद्दी आदमी है बस। तो कोई पावरफुल लीडर्स की जरूरत है, या खुद खड़े होकर लड़ो ना। मैं तो अपने बच्चों को देखता हूँ, अपने यूथ को, उनके फ्रेंड्स, उनके सब, मेरी ऑफिस में जितने यंगस्टर है, मेरे यहाँ एवरेज एज मुझे लग रहा है 26-27 होगी। सब यंगस्टर्स ही हैं, 280 लोग हैं। उनको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। तो मैं यूथ को क्या एडवाइस दूं? मैं तो यूथ से सीखता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे ही कि यूथ को एडवाइस देनी, तो मैं एक एडवाइस दूंगा। बहुत यूथ आते हैं और मुझे पूछते हैं आप कुछ गाइड कीजिए ना, क्या करना है। बोला सब कुछ करना लेकिन चिंदी काम मत करना। मैं प्लास्टिक की बोतल बचाता हूँ, मैं ऐसा कचरा नहीं डालता हूँ, ये सब से कुछ देश को होने नहीं वाला है। क्योंकि जो साइज ऑफ प्रॉब्लम इतना बड़ा है, और है ही देश में 30-40-50 हजार लोग जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी छोटा छोटा काम करते रहेंगे, चिंदी काम, तो ये देश बदलेगा कैसे? आपका जो प्रॉब्लम की साइज है उससे बड़ा साइज होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो जो भी करो वो ग्लोबल लेवल पे करो, बड़े लेवल पे करो, तभी ये देश खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी तो मैं कहता भी हूँ कि सोशल वर्कर ने जितना इंडिया को खराब किया है ना, तो और किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा मुझे मेरा पर्सनल नहीं नहीं, सही है। एक्सपीरियंस है। मैं ना एक लिस्ट बनाता था कि इस देश को किसने डुबाया, तो पहला नंबर मैं जुडिशरी का देता हूँ। क्योंकि जुडिशरी के अंदर जितना करप्शन है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशरी जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट भी सारे ब्लैकमेलर ही बचे हैं फिर। तीसरा एनजीओ है, ये भी पब्लिक का नाम ले लेके वो जो करते हैं, मैं तो नजदीक से सब देख चुका हूँ। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद लास्ट में पॉलिटिशियन है। एटलीस्ट पॉलिटिशियन 5 साल में एक बार तो हाथ में आता है। बाकी का तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी जो मर्जी कर सकता है। जो मर्जी ये कैसे सिस्टम डिजाइन किए? तो एनजीओ के लिए मेरे को कोई रिस्पेक्ट, मैं नजदीक जाता हूँ और मैं बहुत खुला दिल का आदमी हूँ। मैं बिंदास बोलता हूँ और मैं बिंदास सोचता हूँ। मैं ऐसा कोई पुराना सिस्टम से सोचना, ये कोई होली का मेरे लिए नहीं है। जो रियल है वो रियल है, और मैं बिना फिल्टर बोलता हूँ। अगर अपना इंडिया जो है वो और अच्छा बनाना है, तो आपके दृष्टि में क्या है, उसके लिए क्या उपाय योजना होना चाहिए? देखो ऐसा है ना, इतना बड़ा कंट्री है ना, उसको ठीक से गवर्न होना चाहिए। उसके रूल्स और वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी चले गया और योगी आ गया, योगी चले गया और गडकरी आ गया, इससे देश नहीं बदलने वाला है। दिस इज नॉट द टाइम टू चेंज प्लेयर्स, दिस इज द टाइम टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम।
जिस प्रकार से देश चल रहा है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। तो जब तक आपको इनोवेटिव तरीके से इस देश के रूल्स चेंज करेंगे और जो भी एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हम लोग भी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो जन लोकपाल था तो उसका थॉट ही ये था ना कि भाई वो जो भी है उसको डालो जेल में। सो यू शुड रिवॉर्ड ऑनेस्टी एंड पनिश डिसऑनेस्टी। अब तो देखिए देश की ये हालत हो गई है कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है और कोई बात भी नहीं करता है भ्रष्टाचार की। बाकी तरीके से अच्छा गवर्नेंस भी हो रहा है, जियोपॉलिटिकली इंडिया बहुत आगे आ रहा है, आपका क्राइम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी भी कंपैरेटिवली अच्छी चली, लेकिन कितना भ्रष्टाचार एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जैसे कोई मुद्दा ही नहीं रहा इस देश में भ्रष्टाचार। मुद्दा तो बहुत है, करप्शन जो है वो बहुत नहीं आप नीचे लेवल पे भी है। आप पब्लिक डिस्कोर्स में जाइए ना, कोई बोलता भी है क्या करप्शन के बारे में? एज इफ के मुद्दा ही नहीं है और रियल हमारे तुम्हारे जैसे को पता है कि इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। राइट। एक छोटा जो व्यापारी है उसको कंपलसरी हफ्ता देना होता है आज के डेट में। तो फिर ये अन्ना वो तो मूवमेंट पहले भी बना, देते थे, हाँ अभी बहुत देना पड़ रहा है अब यहाँ बहुत देना पड़ रहा है। तो और फिर उसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। हम लोगों ने तो एक बार लड़ाई भी लड़ी थी हाँ, कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हम्म। अभी तो कोई बात नहीं करता है। तो मतलब अभी फिर अन्ना मूवमेंट भी हुआ, एंटी करप्शन राइट टू, ये बहुत सारा हुआ। उसके बाद में कम होना चाहिए लेकिन बढ़ गया। मोदी जी भी कौन आए जिम्मेदार? तब उसने बहुत बातें की थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार। हाँ, अभी कोई बोलता ही नहीं, बात ही अभी नहीं आपने करता एक है। बात छेड़ी तो मुझे एक मेरा दिल में जो क्वेश्चन है, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई उसके पहले बहुत सारा ब्लैक मनी हम लोग सुनते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो गया फिर उसके बाद में मैंने कभी ना सुना ही नहीं कि ब्लैक मनी क्या होता है। तो क्या होगा, मतलब पूरा ब्लैक मनी वाइट हो गया? हाँ, अब ज्यादा करके सारा ब्लैक मनी वाइट ही हो गया है। हम्म, डिमोनेटाइजेशन ने काफी बड़ा इम्पैक्ट दिया हम्म, था और टैक्सेशन भी हमारा काफी लो है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम्म, वो पहले जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब 90% टैक्स होता था तो वो मोटिवेट कर रहा था ब्लैक मनी ज़्यादा क्रिएट करने को। हम्म, जब टैक्स रीजनेबल अमाउंट पे आ गया 30-35% के ऊपर, मुझे लगता नहीं है कि वो, और उसके वो छोटी नोट्स के अंदर उतने बड़े पैसे रख भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। तो ये सारे बहुत सारे कारण थे, हम्म, तो उसके चलते ब्लैक मनी कम हो गया है या ओके, अभी सुनने में कम आता है। बाहर जो पैसा था वो वापिस लाएंगे ऐसा भी बोलते थे। वो कुछ तो वो कुछ आया पॉसिबल ही या नहीं है, फिर गायब हो गया वो? वो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। वो तो एक पॉसिबल है, इलेक्शन इलेक्शन वो था। प्रोपेगेंडा था सिर्फ। ओके। तो आपने अभी जो आपकी लाइफ बताई मुझे परली वगैरह, जैसे बहुत मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहीं पे रहता हूँ तो मुझे पता है विलेज। वहाँ पे मतलब हम लोग भीड़ में जब जाते हैं तो मतलब ऐसा बहुत रुका सुका सिटी है, ऐसा लगता है। तो आप तो डायरेक्टली मुंबई इंटरनेशनल से मुंबई इंटरनेशनल से वहाँ गए तो क्या चैलेंजेस, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपके पास क्या चैलेंजेस रहे होंगे। लेकिन मैं ऐसा सोशल वर्कर से सुनता हूँ कि जिसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं ना उसी से तकलीफ भी होती है। तो आपका क्या अनुभव रहा? मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई हम्म, है, करने वाला ऊपर वाला है। हम्म, जब डूअर वाला आता है कि मैं कर रहा हूँ तब तकलीफ होती है, हम्म, जब अहंकार होता है तभी सब कुछ हो जाए। हम्म, और मैं जानता हूँ ये मेरा नहीं है। मीनिंग अगर आप, मैंने जब पॉलिटिक्स छोड़ दी हम्म, और कभी गांव नहीं देखा था, हम्म, अगर मुझे कोई बोलता कि आप 25,000 स्क्रिप्ट लिखो कि आपकी लाइफ आगे कैसे जाएगी, हम्म, तो मैं कभी नहीं वो सोचता कि मैं एक छोटे से गांव में जाके पूरी लाइफ वहां स्पेंड करूंगा। हम्म, तो उसका मतलब एक ही है, मतलब ये है कि ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, हम्म, ये ऊपर वाले की स्क्रिप्ट है, मैं खाली फॉलो कर रहा हूँ। हम्म, तो जब फॉलो कर रहे हो तो तकलीफ होने की बात ही कैसे हम्म, आएगी? और जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो हमारा ये कर रहा है, तो ये तो बहुत ही पेटीनेस हो गई। ये ऐसा सोच के कैसे काम कर सकते हो? हम्म, तो मैं भी सोचता था कि मैं ये सब क्यों करता हूँ, फिलोसॉफिकली मैं सोचता था। हम्म, फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, फिर मैंने हमारी स्क्रिप्चर्स पढ़ी, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। उसके बाद मैं वेस्टर्न एथिक्स पढ़ने लगा।
तो पढ़ते पढ़ते मैं 16th सेंचुरी के एक प्रशियन फिलोसोफर थे, इमानुएल कांत। तो उनकी एक लाइन पढ़ी कि यू मस्ट डू समथिंग बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। मुझे लगा यही सही है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे करना चाहिए। उसके लिए मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले, मेरे अगेंस्ट जाए मेरे साथ आए, ये सब चीज में पड़ा रहूंगा तो फिर बड़ा नहीं कर हो पाएंगे। और नेचुरली मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये सब चीज सोचता भी हूँ। सब ऊपर वाला जब कर रहा है तो उनके ऊपर छोड़ देने का, सरेंडर का भाव जितना ज्यादा रखा उतना अच्छा है। तो मुंबई बेस्ड हो आप, और मुंबई में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप रूरल में क्यों गए? देखिए ना, ये जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट वर्ल्ड के प्रॉब्लम है, हम्म, और वो जो है वो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है। हम्म, वहाँ लोग सुसाइड करते हैं, और आप जानते हो सुसाइड जो आदमी करता है ना वो उस दिन नहीं करता है, वो 1 साल से अपने माइंड में कर रहा है कि आज करूं मैं ऐसा करूं, मैं तो ऐसा करूं। और एक आदमी सुसाइड करता है तो 5,000 रेडी है सुसाइड करने को। अब वो देखिए, और मुंबई में कचरा है कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम मेरे को इधर है ना, आप हाँ, लोग भी करिए। आपने बताया, पहले से बताया। ये फर्स्ट वर्ल्ड हाँ। प्रॉब्लम्स है, वहाँ रियल थर्ड वर्ल्ड पेन है। हम्म, एक आदमी ना रात को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रहा था, किसने पूछा तू क्या ढूंढ रहा है? बोले पैसे गिरे थे। तो बोले कहाँ गिरे? तो बोले गिरे तो अंधेरे में थे, लेकिन लाइट इधर है। अच्छा। तो हम लोग भी ऐसे हैं, हाँ, गरीबी हाँ। उधर है, तकलीफ उधर है, और हम सोचते हैं मुंबई में जाके काम करें, यहाँ पे कुछ करें। करने वाले हैं, ये भी करना ही पड़ेगा। हाँ, गवर्नेंस जब ठीक नहीं है तो सब जगह सिटीजन्स को बाहर आना पड़ेगा काम करने के लिए। राइट। लेकिन मैं सोचूं मैं अपनी लाइफ ये चीज करने के लिए है कि मैं जो वहां पे बड़ी नीड है वो करूं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ओके। तो ग्लोबल और रूरल जो अर्बन है, वो एक मेन डिफरेंस है। तो मुझे लगता है गांधी ने भी कहा था कि गांव चले, तो आप भी गांधी है तो गांव चले। अरे ये भैया, राहुल भी गांधी है तो गांधी राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूँ मैं। राहुल गांधी तो मुझे नहीं लगता बोलेंगे गांव तो वही चलो। मैं बोलता हूँ, गांधी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हाँ, होते हैं। हाँ, गांधी मतलब हमारे नजरिए में एक ही आते हैं, बापू जी। हाँ, अपने महात्मा गांधी जी, और उसके बाद में शायद मयंक गांधी। नहीं नहीं, बस यही आना कभी चाहिए। नहीं, कभी ऐसा मत बोलना। ऐसा। उनके नाखून जितना भी नहीं हूं मैं। मयंक भाई, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए दिल से सैल्यूट। और मुझे भी आपसे इंस्पायरेशन, ऑलरेडी मैं इंस्पायर्ड हूँ ही आपसे, बट आज हमने जो डिस्कशन किया उसमें से मेरे लिए भी थोड़ा सा क्लियरिटी आया, और मेरा हमारा जो ऑडियंस है उसको भी क्लियरिटी आएगी उससे। और यदि कोई यूथ आपसे डायरेक्टली अगर कनेक्ट करना चाहे तो कुछ ऑप्शंस है उसके लिए? नहीं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। हम्म, मेरा नंबर है हम्म, 99,207 ओके, 88,909। ओके। उस पर व्हाट्सअप करें, फ़ोन ना करें। हाँ, हाँ। या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं mayankgandhi04@gmail.com, डाल और दीजिए। अभी आपने जो ट्रेनिंग सेंटर कहा उसके लिए भी अगर किसी को विजिट करना है तो कर सकते हैं बिल्कुल, वहाँ पे। वो हमारा ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग भी हम फ्री लोग ऑफ। 1 रुपया भी लेते ही नहीं है, हमारा सिर्फ डोनेशन जो CSR का आता है वही ओके, आता बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और ऐसे ही काम चलता रहे। और हम लोग भी सोशल इश्यूज चैनल के माध्यम से, या फिर हमारे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, हम लोग भी हम आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू। शायद देश बदलने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पर्पस, पेशेंस और प्रिंसिपल्स भी चाहिए।